नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी फ़िल्म डेढ़ इश्किया का फ़िल्म एक्सप्लेनेशन और रिव्यू करने जा रहा हूँ। यह फ़िल्म इश्किया का सीक्वल है। इसमें मुख्य किरदार निभाया है नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी ने, और फिल्म की मेन लाइमलाइट है माधुरी दीक्षित जी। ये फ़िल्म 2014 में आई थी, जो 2010 में इश्किया के 4 साल बाद आई थी। उसमें विद्या बालन थी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार उस फिल्म में निभाया था। फिल्म का बैकग्राउंड काफ़ी देसी है और यूपी के एक छोटे से शहर की कहानी दिखाई गई है। पार्ट 2 में भी वही है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सिमारू एंटरटेनमेंट के मालिक रमन सिमारू और विशाल भारद्वाज। फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक चौबे और IMDb की तरफ से इसे 3.5 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट 37 करोड़ था और फिल्म बहुत ही कम प्रॉफिट किया था, अराउंड 10 से 15 करोड़ मात्र। पहली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी अरशद और नसीर भाई चोर हैं और अरशद कहीं फंसा हुआ है। दोनों पार्टनर रहते हैं। मुश्ताक भाई जो उनका बॉस है, और मुश्ताक भाई अरशद यानी बब्बन की कब्र उसी से खुदवा कर उसी को उसमें दफनाने वाले हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बब्बन और खालू जान यानी कि नसीर भाई मिलकर एक सोनार की दुकान में जाते हैं, वहाँ पे वो सबसे महंगा, जो सबसे कीमती नेकलेस होता है, उसे वो काफ़ी चालाकी से चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। ये फिल्म काफ़ी सिचुएशनल कॉमेडी या फिर लाइट सिचुएशनल कॉमेडी या डार्क कॉमेडी भी कह सकते हैं, इस तरह की। अब आगे बढ़ते हैं। पुलिस भी उनका पीछा करती है जब वो नेकलेस चुरा के भागते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। खालू और बब्बन पुलिस से बचने के लिए अलग हो जाते हैं। खालू के पास ही वो नेकलेस था। खालू जान को चोट आई हुई थी। इसके बाद खालू ना मिलने पर बब्बन परेशान होकर अपने बॉस मुश्ताक भाई के पास वापस जाता है और सारी सच्चाई बताता है, पर मुश्ताक भाई को लगता है कि बब्बन उसे बेवकूफ़ बना रहा है और झूठ बोलकर वो दोनों वो नेकलेस हथियाना चाहते हैं। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। मुश्ताक उसे गन पॉइंट पर रख कर कब्र खुदवाता है, लेकिन मारने से पहले बब्बन चालाकी से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जाते जाते वो मुश्ताक को प्रॉमिस करता है कि वो खालू को खोजेगा और नेकलेस वापस लेकर आएगा। इसके बाद कुछ महीना बीत जाता है। इन कुछ महीनों में वो खालू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन खोज नहीं पाता। एक दिन बब्बन टीवी न्यूज़ पर खालू जान को नवाब के वेश में देखता है। बब्बन को बहुत गुस्सा आता है। खालू जान नवाब बनकर एक पोएट्री कॉन्टेस्ट में यानी कि मुशायरे में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक बेगम पारा नाम की औरत ने ऑर्गेनाइज किया था। जो माधुरी दीक्षित ने ये किरदार निभाया है बेगम पारा का। ये बेगम पारा माजिदाबाद की बेगम थी और ये मुशायरा उनके स्वर्गीय पति की आखिरी इच्छा थी। इस मुशायरे के अनुसार जो शायर मुशायरा जीतेगा उसे बेगम पारा से निकाह करना, अब वो बेगम पारा से निकाह करेगा और माजिदाबाद का नवाब भी बनेगा। खालू और बेगम पारा आपस में बातें करते हैं। खालू उससे मोहब्बत कर बैठता है। बेगम के साथ हमेशा एक लड़की रहती थी जो उसकी असिस्टेंट रहती है। उस मुशायरे में अलग अलग प्रांतों से शायर आए हुए थे, जो नवाब भी थे। इसी कॉन्टेस्ट में एक लोकल पॉलिटिशियन का गैंगस्टर जान मोहम्मद भी था, जो पारा से निकाह कर माजिदाबाद का नवाब बनना चाहता है। वो एक शायर को किडनैप कर शायरी लिखवाता है और वही शायरी कॉन्टेस्ट में सुनाता है। उस शायर का नाम इतालवी है। कॉन्टेस्ट के पहले दिन खालू एक शायरी सुनाता है। बेगम पारा को वो शायरी पसंद आती है, लेकिन खालू जान दर्शकों के बीच में बब्बन को देख लेता है और वहाँ से भागने लगते हैं।
बब्बन उसे पकड़ लेता है। बब्बन उसे वहाँ से ले जाना चाहता है पर वो वहाँ से नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि वो कॉन्टेस्ट को जीतने की ख्वाहिश रखता है और बेगम पारा का दिल जीतना चाहता है। पहले बब्बन नहीं मानता है, लेकिन जब बब्बन मुनिया यानी बेगम पारा की असिस्टेंट को देखता है तो अपना मन बदल लेता है। अब आगे। मुनिया और बब्बन ने एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बेगम पारा और खालू और बब्बन और मुनिया एक साथ वक्त बिताने लगते हैं और ये आपस में खुश भी रहने लगते हैं। दिन बीतने के साथ साथ शायरी का कॉन्टेस्ट भी आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद जो नेकलेस खालू और बब्बन ने चुराया था वो नेकलेस खालू जान के पास ही रहता है। वो बेगम पारा को वो नेकलेस देकर उनको खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन मुशायरे के आखिरी दिन बेगम पारा जान मोहम्मद को कॉन्टेस्ट का विनर घोषित कर देती है। खालू को गुस्सा आता है। वो बेगम पारा को पूछना चाहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इससे पहले कि वो पूछे वहाँ एक मास्क पहना हुआ आदमी भरे महफिल में बंदूक तानकर बेगम पारा को वहाँ से भगा ले जाता है। कोई उसे रोक नहीं पाता, इवन जान मोहम्मद के लोग भी उसे रोक नहीं पाते। वो आदमी वहाँ से कार से भागता है। दूसरे रास्ते से खालू उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लेता है। बाद में पता चलता है कि वो मास्क पहना हुआ आदमी बब्बन ही है। खालू ये सब देखकर चौंक जाते हैं और बाद में पता चलता है कि मुनिया और बेगम पारा मिलकर ही बेगम पारा को किडनैप करने का प्लान बनाया था। बेगम बताती है कि वो नवाब से शादी करने से पहले एक मामूली डांसर थी। नवाब उससे खुश होकर निकाह कर लिया। तब बेगम पारा को लगा था कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। नवाब के पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद और पैसा नहीं था और उनकी पुरानी सामानों को बेचकर ये ठाट बाट चल रही थी। नवाब बेगम पारा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, जिसके वजह से वो परेशान हो गई थी और मुनिया और बेगम पारा को एक दूसरे से लगाव था और एक दूसरे के साथ रहना चाहती थी। इस दौरान नवाब की मौत हो जाती है, लेकिन उनके मौत के बाद बेगम पारा के पास कुछ भी नहीं बचता। यानी कि नवाब बेगम के लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं गया था, कोई भी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि उनकी हवेली भी गिरवी थी और बेगम पारा के पास पैसे नहीं थे। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था वो क्या करे। इसीलिए लोकल पॉलिटिशियन जान मोहम्मद से हेल्प लेनी पड़ी। जान मोहम्मद बेगम पारा से निकाह करना चाहता था और माजिदाबाद का नवाब बनना चाहता था। वो एक बुरा इंसान था और इसीलिए बेगम पारा उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। इसीलिए वो एक मुशायरा ऑर्गेनाइज करती है जो उनकी पति की आखिरी इच्छा नहीं थी। जान मोहम्मद के पास पैसा था, सिर्फ वही बेगम पारा को पैसे दे सकता था। जब मुशायरे में वो दोनों ने बब्बन और खालू को देखा तो खुद को किडनैप कर जान मोहम्मद से पैसे लेकर वहाँ से कहीं दूर जाकर रहने का प्लान बनाया। अब आगे। अगर बेगम पारा को कुछ हो गया तो जान मोहम्मद का माजिदाबाद का नवाब बनने का सपना टूट जाएगा। इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सब एक दूसरी जगह आते हैं। मुनिया भी वहाँ पहुँचती है और बब्बन मुनिया से शादी करना चाहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। दूसरी तरफ खालू जान भी बेगम पारा से नाराज़ थे क्योंकि वो उससे झूठ बोली थी। इसी दौरान बब्बन जान मोहम्मद को कई बार फ़ोन कर चुका था और आखिरकार एक रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़े अमाउंट का पैसा लेकर आने के लिए कहता है। ये सब वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जान मोहम्मद के गुंडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और हमें पता चलता है कि जान मोहम्मद को पहले से ही
बेगम पारा के प्लान के बारे में पता चल गया था। उसके गुंडे खालू और बब्बन को खूब पीटते हैं। इसी दौरान शायर इतालवी वहां पुलिस लेकर पहुंच जाता है। जान मोहम्मद के लोगों और पुलिस के बीच में फायरिंग होती है, गन फायरिंग होती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए बेगम पारा और मुनिया वहां से भाग जाती हैं और पुलिस बब्बन और खालू को अरेस्ट कर लेती है। 2 महीने बीत चुके थे और किसी ने बब्बन और खालू जान की बेल करवा दी थी और जेल से निकलने से पहले उन्हें एक लेटर दिया जाता है जो बेगम पारा और मुनिया ने लिखा था। वो लेटर में कहती हैं कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने उनकी हेल्प की और उन्हें अलविदा भी कहती हैं। और उस लेटर में वो उन्होंने ये भी लिखा था कि जो नेकलेस खालू जान ने बेगम पारा को दिया था, उस नेकलेस को बेचकर वो कहीं दूर सेटल हो गए हैं, लेकिन कहाँ सेटल हुए हैं ये नहीं बताया। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें सबसे पहले मुश्ताक भाई मिलते हैं। मुश्ताक उन दोनों को मौत की सज़ा अपने तरफ से सुनाता है। मुश्ताक भाई खालू जान और बब्बन को मारेगा या नहीं, यह एक सस्पेंस है और इसी सस्पेंस के साथ यह फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।